आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। तेज प्रताप के इस वीडियो ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव के विरोधियों को फिर से सियासी हमला करने का मौका मिल गया, जिसमें बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू सबसे आगे रही, जिसके नेताओं ने लालू यादव की विरासत को लेकर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच चल रही खींचतान पर चुटकी लेने का भी मौका नहीं छोड़ा। तेज प्रताप जी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति में शुरू से रहते हैं, तो वो अपनी लीला कर रहे हैं। जो छोटे तेजस्वी जो चालू किस्म के हैं। तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने तेज प्रताप यादव की समझ पर ही सवाल उठा दिया। बंसी बजाना एक अच्छी कला है, लेकिन बंसी बजाने वालों को कोई अपने से कृष्ण को जोड़ ले तो यह अच्छी स्थिति नहीं। लेकिन तेज प्रताप पर जेडीयू और बीजेपी की सियासी बयानबाजी उनकी पार्टी आरजेडी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर तेज प्रताप जी कृष्ण की भक्ति में लीन है तो उन्हें आपत्ति क्यों है? सेकुलर कंट्री में रहते हैं, अपनी भक्ति में हम लीन हो सकते हैं। बीजेपी वाले शांत रहे। आरजेडी ने तेज प्रताप पर सवाल उठा रहे बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के रुख को गैर जरूरी बताया। वृंदावन जाने से पहले तेज प्रताप हरियाणा के कुरुक्षेत्र भी गए थे, जहां उन्होंने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना पुराणों के मुताबिक कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत से कर दी, जिसके लिए तेज प्रताप ने इंस्टाग्राम पर एक और तस्वीर डालते हुए लिखा कि कुरुक्षेत्र में हूँ, कोटि कोटि प्रणाम यहाँ की पवित्र धरा को। पवित्र ब्रह्म सरोवर में स्नान कर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों वाली पवित्र स्थान का भ्रमण किया। 2019-20 का चुनाव भी महाभारत से मिलता जुलता है। कुरुक्षेत्र अपना बिहार है और लड़ाई जारी भी है। ये पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप यादव अपनी वीडियो या तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में है। इससे पहले भी वो कृष्ण के अलावा शिव के भेष में नजर आ चुके हैं। दिल्ली की हवा में घुले जहर की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की इस हालत के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार माना जा रहा है और सबसे दिलचस्प यह है कि पंजाब में पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं वीकेंड पर यानी शनिवार और रविवार को होती हैं। जब पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने वाले अफसर छुट्टी पर होते हैं। हालांकि हफ्ते के बाकी दिनों में भी पराली जलना जारी है, लेकिन शनिवार और रविवार को तो किसान बेखौफ होकर खेतों में बची पराली को आग के हवाले करते हैं। बुधवार को न्यूज 18 की टीम पटियाला के एक गांव में पहुंची, जहां खेत में लगी पराली लपटों में घिरी थी। ये जो तस्वीरें हैं ये पंजाब के कई इलाकों में दिखाई दे रही हैं, जहां पर किसान पराली जला रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में होती हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के फील्ड इंस्पेक्टर यानी वो अधिकारी जो घूम घूम कर खेतों पर नजर रखते हैं, वो छुट्टी पर होते हैं। इस बात से खुद सरकारी अफसर भी इनकार नहीं करते। बीते शनिवार, रविवार और सोमवार को पंजाब में पराली जलाने की 6700 घटनाएं हुई। नासा के सैटेलाइट से ली गई 3 दिनों की तस्वीरें भी इसका सबूत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों के पास पराली जलाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। पंजाब के जिस गांव में न्यूज 18 की टीम पहुंची, वहां खेत के एक हिस्से में पराली को जलाया नहीं गया था, बल्कि सरकार के बताए रास्ते के मुताबिक पराली को खाद की तरह मिट्टी के साथ मिलाने की कोशिश की गई। पैसा ज्यादा खर्च हुआ, मेहनत ज्यादा लगी, इसके बावजूद काम अधूरा रह गया। यहाँ पर ट्रैक्टर से और मशीनों से पराली को हटाया गया, लेकिन पराली के जो ऐसे हिस्से यहाँ पर पड़े हैं जी, ये सब हाथों से हटाने पड़ेंगे। इसके लिए लेबर लगानी होगी। ये सही कह रहा हूँ? हाँ जी, ये लेबर लगेगी और ये तब जाके गेहूं बाहर निकलेगा। खेतों में दिखने वाले किसान ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार से उन्हें कोई मदद भी मिलती है। खर्चा दुगना आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ। और सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही? कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, कोई समझा कोई मशीन कुछ नहीं सानू देता है। इसीलिए बड़े पैमाने पर पराली इस साल भी जलाई जा रही है। गांव में खेतों पर नजर दौड़ते ही किसी न किसी खेत में पराली जलाते हुए किसान दिख जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह कि पंजाब सरकार के आंकड़ों में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाएं 35% कम हुई हैं। पराली जलाने वाले किसानों पर सरकारी अधिकारी घूम घूम कर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि किसानों को मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी दी जा रही है और पराली का सही इस्तेमाल करने के लिए कई तरह के नुस्खे भी बताए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में जलने वाली पराली दिल्ली की हवा को जहरीला बना रही है, क्योंकि मानसून के बाद तापमान तो कम होता ही है, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का हिस्सा बन जाता है। इसका असर यह होता है कि उत्तर भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक हवाओं की रफ्तार बेहद कम हो जाती है। हवाएं धीमी होती हैं तो धरती के वायुमंडल का हिस्सा सिकुड़ जाता है, यानी धरती से निकलने वाली गैसें ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती और ऐसे हालात में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, सड़क की धूल हो या किसी और तरह का प्रदूषण हो, वो लंबे समय तक हवा में ही बना रहता है।
तापमान गिरने की वजह से हवा में हल्की नमी भी होती है, जिसमें मिलकर ये प्रदूषित कण स्मॉग यानी धुएं वाले कोहरे की शक्ल ले लेते हैं। लेकिन पंजाब का दावा यह है कि दिल्ली के प्रदूषण की वजह पंजाब कतई नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए पंजाब ने कई दलीलें दी और यह दावा किया कि 10 दिन से पंजाब में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम है। इतनी धीमी हवाएं पराली के धुएं को पंजाब से दिल्ली तक नहीं पहुंचा सकती और ऐसे धुएं का असर 15 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में नहीं हो सकता। दूसरी अहम बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही हैं, यानी दिल्ली से पंजाब की तरफ, ना कि पंजाब से दिल्ली की तरफ। तो पराली जलने के बावजूद पंजाब की हवा दिल्ली से कहीं ज्यादा साफ है। पंजाब में पिछले 10 दिन का औसत AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर करीब 120 रहा, जबकि पिछले 10 दिनों में दिल्ली का औसत AQI 350 से ज्यादा दर्ज किया गया। पंजाब का दावा यह है कि दिल्ली की सरकार केवल अपनी नाकामी छिपाने के लिए पंजाब की पराली को कसूरवार बता रही है, जबकि ये मुमकिन ही नहीं है कि पराली पंजाब में जले और उसके धुएं का पंजाब में कोई असर ना हो, जबकि उसी धुएं से दिल्ली में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाए। इसलिए पंजाब तो दिल्ली को चुनौती दे रहा है कि पंजाब पर अपने आरोप साइंटिफिक बेसिस पर प्रूव करके दिखाएं। ये कहना कि पंजाब इज रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमें साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी पंजाब की दलीलें सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली स्पेसिफिक कारणों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है, अन्य राज्यों का इसमें काफी कंट्रीब्यूशन है। दोनों राज्यों में मची खींचतान के बीच दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है और पोल्यूशन से निपटने के लिए तमाम कदम 1 नवंबर से ही उठाए जाएंगे। और ये कदम वही होंगे जो GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत पहले से तय किए जा चुके हैं। इस प्लान के तहत प्रदूषण के स्तर के हिसाब से कदम तय किए जाएंगे, जिनके तहत फिर से दिल्ली में ऑड इवन की स्कीम को लागू किया जा सकता है। तमाम स्कूल और कॉलेज के प्रदूषण का स्तर घटने तक बंद करने पड़ सकते हैं। पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में आने वाले सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। जहरीली गैस हवा में छोड़ने वाले कई उद्योग बंद किए जा सकते हैं और EPCA ने तो एक दिन पहले ये तक संकेत दिया कि सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा तमाम निजी गाड़ियों के उतरने पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि दिल्ली की हवा पहले से बेहद जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में लगातार 7वें दिन AQI खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। यहाँ का AQI लेवल है वो 300 के पार है, यानी जो यहाँ की हवा की स्थिति है वो बेहद खराब है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में विजिबिलिटी घट गई। आप देखेंगे कि फिलहाल सूरज निकल आया है, धूप निकल आई है, बावजूद उसके विजिबिलिटी पर कितना खराब असर स्मॉग का बना हुआ है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो सिर में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो रही। हालत यह है कि सड़क पर मौजूद पुलिस वाले भी मास्क लगाकर खड़े होने को मजबूर हैं। तो दिल्ली के पड़ोसी गुरुग्राम में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। सूरज निकलने के कई घंटे बाद तक भी हाईवे पर लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाए रखनी पड़ी। तो सबसे खराब हालत दिल्ली के पास गाजियाबाद की है। गाजियाबाद को प्रदूषण के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर रखा गया है। गाजियाबाद में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह कंस्ट्रक्शन से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, जिन पर अब जाकर रोक लगाई गई है। इनमें सबसे अहम प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम है, जिसे NHAI तेजी से पूरा करने की कोशिश में लगा था। वसुंधरा और राजनगर एक्सटेंशन में 2 बड़े फ्लाईओवर का काम तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो के करीब 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसे 1 नवंबर से रोक दिया जाएगा। तो गाजियाबाद के लोनी में भी PWD विभाग ही कई निर्माण कार्यों में लगा था। माना जा रहा है कि गाजियाबाद के प्रदूषण के पीछे निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल ही सबसे बड़ी वजह है। साथ ही कई उद्योग ऐसे हैं जो धड़ल्ले से प्रदूषण कर रहे थे, लेकिन उन पर सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दिल्ली में पटाखों को लेकर भी अब तक पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरे NCR में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत होगी। लेकिन ग्राहक तो ग्राहक, अभी तक दुकानदारों तक को भी नहीं पता कि आखिर ग्रीन पटाखे होते क्या हैं। हम तो ये डिमांड कर रहे हैं कि ग्रीन पटाखा बताओ तो सही कौन सा होता है। हम वही पटाखा यहाँ बेच लेंगे, लेकिन आप बताओ भी तो सही ना हमें ग्रीन पटाखा क्या होता है। पटाखों की होलसेल मार्केट के तौर पर मशहूर दिल्ली का सदर बाजार दिवाली से पहले खचाखच भरा होता था, लेकिन अब बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस कानून का डंडा चलाने के बजाय लोगों को जागरूक करती भी दिख रही है। बच्चों को पटाखों के नुकसान बताने के लिए दिल्ली पुलिस के अफसर स्कूलों में पहुंच रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे पुलिस टीम का, जिन्होंने आके बच्चों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में बताया और अपनी तरफ से प्रोत्साहित किया कि वो इस दिवाली को ग्रीन दिवाली मनाएं। स्कूल में बच्चों को शपथ दिलाई गई कि वो केवल ग्रीन दिवाली ही मनाएंगे।